अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल ट्रेडर को डिस्कस करेंगे। बेटा आप लोगों को पता है कि हम लोग जो पहले 5 चैप्टर्स हैं उनमें हम ट्रायल बैलेंस तक पहुंच आए थे। 5th चैप्टर जो है वो ट्रायल बैलेंस का है, उसकी वीडियो बेटा आप देख सकते हो, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब चैप्टर 6 है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल ट्रेडर कि बेटा जब अकाउंटिंग प्रोसेस हम पढ़ रहे होते हैं तो अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो कंक्लूड कहाँ होता है, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस को अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटा ये रेंट पे बनती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने से जो ओनर ऑफ द बिज़नेस है उसको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चलती है अपने बिज़नेस के बारे में कि बिज़नेस अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है। फिर जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं हम उसको प्रीवियस ईयर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं या सिमिलर बिजनेसेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटा 2 बनाई जाती हैं। एक जो पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हम उसको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। इनकम स्टेटमेंट याद रखें, इनकम और एक्सपेंसेस की मैचिंग से बनाई जाती है। ये रेंट पे जब आपका ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो आप सारी इनकम और सारे एक्सपेंसेस उनको एक स्टेटमेंट में लिखते हो और इनकम और एक्सपेंसेस को मैच करते हो आपस में। तो आपके पास अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस से तो प्रॉफिट आता है, और अगर इनकम कम है एक्सपेंसेस से तो लॉस आता है। इनकम स्टेटमेंट का ये रफ फॉर्मेट है। अगर आप देखें तो आप सेल्स लेंगे, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट इज़ नॉट अ प्योर प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इज़ नॉट अ टेक होम प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में हम अदर इनकम ऐड करते हैं और एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, देन यू विल गेट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को हम प्रॉफिट फॉर द ईयर भी कहते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट के 2 सेक्शंस होते हैं। सेल्स से लेके ग्रॉस प्रॉफिट तक का जो सेक्शन होता है बेटा, दिस इज ट्रेडिंग सेक्शन, और ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे नेट प्रॉफिट तक का जो सेक्शन होता है दिस इज प्रॉफिट और लॉस सेक्शन। अगर हम इनकम स्टेटमेंट के फुल फॉर्मेट को देखें तो ये कुछ इनकम स्टेटमेंट का फुल फॉर्मेट हमारे सामने है बेटा। अब इनकम स्टेटमेंट की देखिए हेडिंग कैसे होती है, ऊपर बिजनेस का नेम आ जाता है, फिर आप लिखते हो इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। तो इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड बनती है, मतलब ये पूरे 12 मंथ्स की डिटेल होती है, ये पूरे 12 मंथ्स की पिक्चर होती है, 12 मंथ्स की मूवी होती है जिसमें हम इनकम एंड एक्सपेंसेस को शो कर रहे होते हैं। ओके, तो बेटा इसमें 2 कॉलम्स हैं हमारे पास। एक फर्स्ट कॉलम है अमाउंट का और एक सेकंड कॉलम है अमाउंट का। अब हम इनकम स्टेटमेंट में ये जो फॉर्मेट है इसको एज इट इज़ फॉलो करेंगे, हम इस फॉर्मेट में चेंजेस नहीं कर सकते। ये जो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है ये हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं, जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं उनके मुताबिक हमने ये बनानी होती है। तो इनकम स्टेटमेंट को बेटा याद करने का आसान तरीका ये है कि आप पहली 10 जो इसके अंदर आइटम्स हैं उसको एज इट इज़ लिखें। पहला आइटम आ जाएगा सेल्स, फिर सेल्स रिटर्न, फिर लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, दिस इज़ हेडिंग, ये हेडिंग होती है आपकी। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर 5 चीज़ें आती हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री, आप इन्वेंट्री एट 1 जनवरी 2020 लिख लो, ज़्यादा बेहतर है। एड परचेजेस रिटर्न माइनस करें, कैरेज इनवर्ड ऐड होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस। ये जितने भी आइटम्स हैं अगर आप देखें तो ये आपने फर्स्ट कॉलम में लिखे हैं। एनीवे, लेकिन बेटा जब आप सेल्स में से सेल्स रिटर्न की अमाउंट निकाल देंगे तो उसको आपने बाहर लिखना है, जो अमाउंट रह जाएगी। ये जो अमाउंट है बेटा इसको हम नेट सेल्स कहते हैं, नेट सेल्स। ओके बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में देखें ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस ऐड किए हमने, परचेजेस रिटर्न माइनस किया, कैरेज इनवर्ड ऐड किया, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस किया, तो ये जो अमाउंट आई है ये कॉस्ट ऑफ सेल्स की है। फिर बेटा ये जो नेट सेल्स आई हैं इसमें से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देंगे तो यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में फिर बेटा अदर इनकम ऐड करनी होती है। तो ये पहली 10 कंटेंट्स जो हैं, ये जो 10 आइटम्स हैं वो एज इट इज़ आप याद कर लें, इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करें। फिर बेटा अदर इनकम डिफरेंट तरह की हो सकती है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है, प्रॉफिट ऑन एसेट डिस्पोजल है।
तो इनमें से सारी नहीं दी होती, इनमें से एक दो आपको दी होती हैं, ठीक है। फिर बेटा लास्ट में आपने एक्सपेंसेस माइनस कर देने हैं, जितने भी एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस पे लिखे हुए हैं वो आप ले लें, उनको ऐड करें। जैसे यहाँ पे मैंने इनको सबको ऐड करना है और फिर यहाँ से मैं इनको माइनस कर दूँगा, ये टोटल एक्सपेंसेस यहाँ आ जाएंगे। फिर बेटा फाइनली हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम वाला टोटल ऐड कर देंगे और एक्सपेंसेस वाला टोटल माइनस कर देंगे, देन यू विल गेट नेट प्रॉफिट। तो मैं नेट प्रॉफिट का वर्ड चेंज करता हूँ, आप इसको अगर प्रॉफिट फॉर द ईयर बोलते हैं तो ज़्यादा अच्छा, ब्रैकेट में हम इसको नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं ताकि याद भी रहे। सो दिस इज़ गुड। चलिए बेटा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इनकम स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, एंड्रयू स्मिथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी रिक्वायरमेंट अगर आप देखें तो हमने इनकम स्टेटमेंट भी बेटा बनानी है एंड्रयू स्मिथ के बिजनेस के लिए और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनानी है। ओके, तो बेटा अब याद रखें जब भी आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी होगी आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा। देखो बेटा ये ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर ये अकाउंट नेम्स हैं सारे। अब ये जो अकाउंट नेम्स हैं इनमें से बेटा कुछ इनकम स्टेटमेंट में हमने लेके जाने हैं और कुछ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेके जाने हैं। अब मैं आपको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखो बता चुका हूँ, ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। तो इस इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट को देखते हुए आप पहले ज़रा आइडेंटिफाई कर लें कि ये जो ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है इसमें से कौन सी चीज़ें इनकम स्टेटमेंट में आएंगी और कौन सी एसओएफपी में आएंगी। तो मैं जल्दी जल्दी इनको मार्क कर देता हूँ। बेटा अगर आप देखो तो ये परचेजेज एंड सेल्स इनकम स्टेटमेंट में आएंगी, ये ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है इनकम स्टेटमेंट में आएगी, ये रिटर्न्स दिए हुए हैं, रिटर्न्स मतलब देखो बेटा ये सेल्स रिटर्न है डेबिट साइड पे और राइट साइड क्रेडिट साइड पे परचेजेज रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। ये भी हम इसको देखेंगे। फिर बेटा देखो और कौन सी चीज़ें जो है वो इनकम स्टेटमेंट में आएंगी, देखो कैरेज इनवर्ड इनकम स्टेटमेंट में आएगा, कैरेज आउटवर्ड आपका एक्सपेंस है इनकम स्टेटमेंट में आएगा, रेंट एंड रेट्स हैं इनकम स्टेटमेंट में आएंगी, वेजेस एंड सैलरीज हैं इनकम स्टेटमेंट में आएंगी, इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस है इनकम स्टेटमेंट, कमीशन आपकी इनकम है इनकम स्टेटमेंट। फिर देखिए मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं इनकम स्टेटमेंट में आएंगे, जनरल एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट में आएंगे, लोन इंटरेस्ट ये लोन का इंटरेस्ट है ये इनकम स्टेटमेंट में आएगा। ओके बेटा अगर आप देखो तो जो चीज़ें इनकम स्टेटमेंट में आ रही है मैंने उन्हें मार्क कर लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इनकम स्टेटमेंट में चीज़ नहीं आएगी वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। ओके सो अब मैंने मार्क कर लिया ट्रायल बैलेंस में। अच्छा अब याद रखें ट्रायल बैलेंस के बाहर भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है जिसको आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहते हो। ये अनरिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन होती है जो ड्यूरिंग द ईयर ट्रायल बैलेंस तक नहीं पहुंची। तो हमारे पास ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है बेटा, ये भी इनकम स्टेटमेंट में आएगी। और एक और एडजस्टमेंट दी हुई है, गुड्स टेकन अवे बाय द ओनर नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। तो जो आपका ओनर है ना बेटा वो ड्यूरिंग द ईयर $100 की ड्राइंग्स उसने की हैं लेकिन वो रिकॉर्ड कहीं नहीं हुई। तो याद रखें ये एडजस्टमेंट्स होती हैं। इन एडजस्टमेंट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो गुड्स लेके गया है देखें तो परचेजेस जो हैं आपकी ये वाली इसमें से हम $100 माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे -$100 लिख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे। और बेटा ड्राइंग्स हैं तो ड्राइंग्स में फिर हमने ऐड भी करना है ना, तो ड्राइंग्स में जो है बेटा वो $100 जो है वो हम ऐड भी कर देंगे। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर एक एडजस्टमेंट दी हुई है, गुड टेकन अवे बाय द ओनर नॉट रिकॉर्डेड। तो गुड्स जब ओनर लेके जाता है तो आप क्या डबल एंट्री करते हो, ड्राइंग्स डेबिट मतलब ड्राइंग्स को बढ़ाओ और परचेजेस क्रेडिट मतलब परचेजेस को कम करो। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है मुझे ताकि याद रहे बाद में, ठीक है। ओके चलिए बेटा अब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। अब ये मैंने अपने पास लाइंस वगैरह लगा ली हैं, आप भी प्लीज़ इसको उसी तरह कर लीजिएगा। आपके पास लाइंस लगी होती हैं, आप स्केल से बस ये वाली 2 लाइंस लगा दें। इनर कॉलम है इनकम स्टेटमेंट का और आउटर कॉलम। ओके जी लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बेटा क्या चीज़ आती है, सेल्स। पहली 10 चीज़ें याद है इनकम स्टेटमेंट में मैंने क्या बोला था, पहली 10 चीज़ें लिखें, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न।
ये कहाँ से लिख रहा हूँ बेटा, मैं फॉर्मेट को फॉलो कर रहा हूँ। ये देखें ये फॉर्मेट है। तो इनकम स्टेटमेंट बनानी है, पहली 10 चीज़ों के नाम लिख लें, फिर हम उनकी अमाउंट लिख लेंगे उनके आगे। तो हम जल्दी से इनके नाम लिख लेते हैं। तो सेल्स में से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न बेटा, फिर उसमें से लेस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स। आप फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें तो उससे भी आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। फिर हमने लेनी होती है ओपनिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ पे हम आ जाएगा, हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री है उसके साथ डेट अगर लिख लें तो बेहतर है। तो देखिए इन्वेंट्री की डेट आ रही है ओपनिंग इन्वेंट्री की 1 जुलाई 2003। तो ये आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है। मैं ओपनिंग का वर्ड नहीं लिख रहा बेटा, मैं डेट लिख रहा हूँ, ये आ जाएगी। ओके, फिर इसके बाद हमने ऐड करना होगा इसमें परचेजेस, ठीक है। और फिर आपने इसमें ऐड करना होगा कैरेज, या आप ऐड नहीं करते, अगर आप फॉर्मेट को फॉलो करते हैं तो लेस कर दें। ये कैरेज इनवर्ट आप पहले भी लिख सकते हो उसमें, ठीक है बार। तो ये परचेजेस रिटर्न जो है वो बेटा माइनस हो जाएगा। मैं फॉर्मेट को फॉलो कर रहा हूँ, इसमें ऐड करेंगे हम कैरेज इनवर्स। मैं ज़रा ऊपर जाके आपको बताता हूँ बेटा, देखो मैं ये फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूँ। इस फॉर्मेट में जिस तरह चीज़ें लिखी हुई हैं मैं भी उसी तरह लिख रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बता दूँ, ये परचेजेस रिटर्न और कैरेज इनवर्ट ये आप ऊपर नीचे कर सकते हो। कैरेज इनवर्ट को पहले लिख सकते हो, परचेज रिटर्न को बाद में लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। ओके, तो इफ़ वी गो अहेड, हम कैरेज इनवर्ट तक आ गए हैं बेटा। अच्छा, अब इसमें से हमने लेस करनी होगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम लिखेंगे इन्वेंट्री एट ईयर एंड। तो ईयर एंड आपका क्या है बेटा, 30 जून 2004। ये स्टार्ट ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगा। वो ओपनिंग इन्वेंट्री के साथ भी लिखा होता है और क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ उसकी डेट भी लिखी होती है, तो आपने उससे परेशान नहीं हो। ओके बेटा, तो जब हम ये सब कर लेंगे तो हमारे पास कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा जी, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है अगर आप देखें तो कितने आइटम्स आपने लिख लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट तक हम आ गए हैं। अब देखो बेटा, अगर आप इनकम स्टेटमेंट में दोबारा देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम क्या करनी है, ऐड करनी है। तो अब हम इसमें अदर इनकम की हेडिंग दे देते हैं जी, ऐड कर रहे हैं जी हम अदर। बेटा जो हेडिंग्स होती हैं मैं इनको ज़रा कैपिटल वर्ड में लिखता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। डन बेटा, 10 चीज़ें हमने लिख ली हैं। नाउ अब हम क्वेश्चन में से इन ये जो हमने आइटम्स लिखे हैं इनकी अमाउंट्स लिख देते हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हमें चाहिए सेल्स। ओके, तो अगर हम क्वेश्चन में आए तो देखो बेटा, ये परचेजेज एंड सेल्स दोनों दी हुई हैं आपको। पहले परचेजेज है, इसका मतलब है ये डेबिट वाली अमाउंट परचेजेज की है, और फिर सेल्स लिखी हुई है। तो देखो ये राइट क्रेडिट साइड वाली अमाउंट सेल्स की है, तो 3,32,000 की बेटा सेल्स आ रही है। तो अब हम आ जाएंगे फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, ठीक है, 3,32,000 की सेल्स आ गई। अब इसमें से आप माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न। तो अगर हम नीचे आ जाएं तो देखो ये रिटर्न्स दिए हुए। अब देखो सेल्स आपने क्रेडिट साइड पे से देखी है तो सेल्स रिटर्न डेबिट साइड पे होगी ना, तो 4300 बेटा आपकी सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न 4300। सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं। ओके बेटा, इसमें से अब मैं ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3,27,700। ओके बेटा, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब आप सेल्स में से सेल्स रिटर्न निकालते हैं तो जो अमाउंट आती है उसको बाहर लिखना है। यहाँ बाहर इसको नेट सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये हम कहीं लिखते नहीं हैं, नेट सेल्स का वर्ड कहीं लिखते नहीं। ओके बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स देखो हेडिंग है, ये कैपिटल वर्ड्स में है, इसके आगे डबल कॉलन भी है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आप ढूंढने ना बैठ जाना क्वेश्चन में। कॉस्ट ऑफ सेल्स 5 चीज़ों से मिलकर बनती है। तो पहली चीज़ है बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री देखो यहाँ दी हुई, ये हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है 45,500 की। तो मैं फर्स्ट कॉलम में लिखूँगा 45,500। आप मोस्टली चीज़ें फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, फिर इनको ऐड और लेस करके उसका बाहर लिखते हैं जो भी सम या टोटल आ रहा होता है। देन वी नीड बेटा ऐड परचेजेस। तो अगर हम ऊपर जाएं
तो देखो ये परचेजेस लेफ़्ट साइड पे डेबिट साइड पे दी हुई हैं 2,22,000, लेकिन मैंने लिखा हुआ था कि इसमें से $100 माइनस भी करने हैं। तो हम इसी तरह करेंगे, परचेजेस को हम डायरेक्टली बाय नहीं लिखेंगे, पहले परचेजेस की अमाउंट हम अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर इसमें से हम बेटा $100 जो है वो माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो आ जाएगी 221, मैंने इसमें से माइनस किया ये, ठीक है। तो 2,22,000 में से 100 माइनस किया तो यहाँ आ जाएगा। ओके बेटा, अब मुझे चाहिए परचेजेस रिटर्न। सो इफ़ वी सी परचेजेस रिटर्न, देखो परचेजेस आपने डेबिट साइड पे से लिए हैं तो परचेजेस रिटर्न ऑपोजिट साइड पे होंगी 5800। तो ये दोनों रिटर्न्स इकट्ठे दिए हैं। अक्सर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि परचेजेस रिटर्न अलहदा दी होती है, अलहदा लाइन में दी होती है, सेल्स रिटर्न अलहदा लाइन में दी होती है। इसी तरह परचेजेस अलहदा लाइन में दी होती हैं, सेल्स अलहदा लाइन में दी होती हैं, वो ईजी हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है। तो बेटा डेबिट साइड पे जो रिटर्न्स हैं वो सेल्स रिटर्न है, तो क्रेडिट साइड पे जो रिटर्न्स हैं वो परचेजेस रिटर्न। मैं इनके साथ लिख देता हूँ। ये बेटा थी आपकी सेल्स रिटर्न और ये है आपकी परचेजेस रिटर्न। आई होप सो आपको समझ आ जाएगी। ओके, 5800 मुझे चाहिए परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न 5800 की हमें गिवन है बेटा। फिर हमें क्या चाहिए, कैरेज इनवर्ड्स चाहिए। चलें जी, कैरेज इनवर्ड्स देखते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें, ये कैरेज इनवर्ड आपको नज़र आ रहा है 14,400 का। तो फॉर्मेट के मुताबिक हमने इसमें ऐड करना है ये 14,400। गुड। अब हमें चाहिए क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि इन्वेंट्री एट 30 जून 2004 है। वो अगर आप देखो तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन से आपको मिलेगी। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको गिवन है 48,500 की। तो बेटा अब हम यहाँ आ जाते हैं और लिखते हैं 48,500 डन। अगर आप देखें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के जो 5 आइटम्स थे वो हमारे पूरे हो गए हैं। चलिए अब हम इसका टोटल करते हैं और देखते हैं कि क्या आगे करना है। चलें बेटा, अब हम इसको टोटल करेंगे। इसके नीचे लाइन लगाएं, एक लंबी लाइन इसके नीचे आप लगाएंगे जो कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों से गुजरेगी। अब हम 45,500 22190 ऐड करेंगे, 5800 माइनस करेंगे, 14,400 ऐड करेंगे और 48,500 बेटा माइनस करेंगे। तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो 227,500 की आ जाएगी। गुड। तो बेटा ये हमारी नेट सेल्स हैं, ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं। जब आप इसमें से ये लेस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आना चाहिए। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो 1,02,000 का आ रहा है। आई होप सो आपको समझ आ रही। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद बेटा हमने अदर इनकम ऐड करनी है। तो क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें अदर इनकम कौन सी दी हुई है। अगर आपने इनकम ढूंढनी हो तो आप क्रेडिट साइड से ढूंढें, आपको जल्दी मिल जाएगी। देखो ये 1200 नज़र आ रही है, ये कमीशन, दिस इज़ योर इनकम। इसके अलावा इनकम कौन सी हो सकती है, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट हो रहा है और डिस्पोजल। तो ये सब आपकी अदर इनकम है। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही इनकम दी हुई है, कमीशन इनकम, जो कि 1200 की है। हम इसमें ये ऐड कर देंगे तो ये कमीशन आ जाएगा। अब बेटा ये एक ही है, जब एक ही अदर इनकम दी होगी तो आप उसे आउटर कॉलम में लिख लेना। अगर 2-3 दी हुई हैं तो आप 1200 यहाँ लिखो। लेट से अगर डिस्काउंट रिसीव भी दिया हुआ है 2000 तो वो यहाँ लिखो, फिर इन दोनों का सम करके यहाँ लिख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें एक ही इनकम दी हुई है तो फिर आप उसको डायरेक्टली बाय ले लें, आपको उसको फर्स्ट कॉलम में लेने की ज़रूरत नहीं। ओके बेटा, गुड। अब बेटा अब इसमें से हमने क्या लेस करने हैं, एक्सपेंसेस, ठीक है। ये मुझे कैसे पता चला कि इसमें से एक्सपेंसेस लेस करने हैं, क्योंकि बेटा मैं फॉर्मेट को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे फॉर्मेट याद है। अब देखो अब हम यहाँ तक पहुँच आए हैं, यहाँ तक। अब इसमें से हमने क्या करने हैं, एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। तो हम देखेंगे ऑफिस रेंट, सैलरीज, डिस्काउंट अलाउड, जितने भी बाकी एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो लेंगे। अब एक्सपेंसेस लेते वक्त आपने क्वेश्चन में से देखना है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस दिए हैं। ये तो एक फॉर्मेट है जो आपको आइडिया दे रहा है कि इस तरह के एक्सपेंसेस आपको दिए होंगे पेपर में क्या क्वेश्चन में। ओके बेटा, अब हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि एक्सपेंसेस हमें कौन कौन से दिए हैं। तो एक्सपेंसेस को देखते वक्त आप ट्रायल बैलेंस पे ऊपर से नीचे आएँ, ऊपर से नीचे देखते आए अगर आप, तो देखो ये पहला एक्सपेंस मुझे नज़र आ रहा है कैरेज आउटवर्ड्स। तो मैं वहाँ जाके लिखता हूँ कैरेज आउटवर्ड्स। ओके बेटा, कैरेज आउटवर्ड्स, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड्स जो है वो देखो बेटा हमें कितना दिया हुआ था,
मैं इसको थोड़ा सा शेड कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे जी। कैरेज आउटवर्ड आपको दिया हुआ था 13,500 का, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 13,500। ओके, अब कैरेज आउटवर्ड से नीचे देखें रेंट एंड रेट्स, ये भी आपका क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है, 21,600। तो हम लिख लेते हैं रेंट एंड रेट्स जी। तो ये बेटा आ रहा है 21,600। ओके, फिर इसके बाद वेजेस एंड सैलरीज दी हुई हैं 33,800, ये भी हमारे एक्सपेंसेस हैं। वेजेस एंड सैलरीज जी, इसके अमाउंट दोबारा चेक कर लेते हैं, 33,800, ठीक है, 33,800 की हमें वेजेस एंड सैलरीज दी हुई हैं। ओके बेटा, इसके अलावा देखो इंश्योरेंस, ये भी हमारा एक्सपेंस होता है, इंश्योरेंस 3600, इंश्योरेंस एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम आपने देना होता है, तो ये इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारे पास आ जाएगा। ओके जी, इंश्योरेंस की अमाउंट है 3600 की, तो 3600। ओके बेटा, इसके बाद हम देखते हैं और एक्सपेंसेस कौन से दिए हुए हैं। अब कमीशन इनकम है हमारी, और मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस, देखो ये भी एक्सपेंस है 1600। देखो बेटा, जिस आइटम के साथ हमने इनकम स्टेटमेंट लिखा हुआ है आप उसको सिर्फ देखें, उसके अलावा किसी को मत देखें, इस तरह आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ओके बेटा, तो इंश्योरेंस के बाद हमें दिया हुआ था मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस, ठीक है, तो मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं 1600। डन बेटा, चलें आगे चलते हैं। इसके बाद देखें जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 5200 के, ये ले लेते हैं, नीचे आ जाते हैं जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं 5200 के। ओके बेटा, फिर हमारे पास लोन इंटरेस्ट आ रहा है 600 का। लोन इंटरेस्ट जो है वो भी हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है। जो लोन है ना, देखें जैसे अब ये बैंक लिखा हुआ है 6% बैंक लोन, तो बैंक लोन हमने 10,000 लिया हुआ है बैंक से, ये हमारी लाइबिलिटी है। अब इसके ऊपर हम हर साल 6% इंटरेस्ट देंगे, तो बच्चे ये समझते हैं कि ये 10,000 का 6% लेके लाइबिलिटी में लेना होता है। नहीं बेटा, 10,000 का 6% हमारा एक्सपेंस है, वो इंटरेस्ट है जो हमने हर साल देना है। इट इज़ लाइक अ रेंट ऑफ मनी, जो कि 6% हमने देनी है हर साल, वो लोन इंटरेस्ट बोलेंगे उसे, और वो हमारा एक्सपेंस है। ओके जी, तो लोन इंटरेस्ट जो है वो लास्ट में आएगा, ठीक है। अगर इसको मैं ब्रैकेट में लिखना चाहूँ तो लिख लेते हैं 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, कि बेटा 10,000 का लोन है और 6% एनुअल इंटरेस्ट रेट है, हर साल 6% इस पर हमने इंटरेस्ट देना है, तो बेटा ये आ जाएगा 600 आ जाएगा। सो दिस इज़ गुड। चलें अब देखते हैं, हमने ये सब बेटा ले लिया, फिर अगर आप बाकी देखें तो और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इनकम स्टेटमेंट में आती हो। सो हमारे इनकम स्टेटमेंट के जो आइटम्स हैं वो तकरीबन कंप्लीट हो रहे हैं। चलें अब हम एक्सपेंसेस का टोटल करते हैं और आगे चलते हैं। चले बेटा, ये एक्सपेंसेस आ गए। ओके, तो आपने जो लास्ट एक्सपेंस लिखा होता है उसके नीचे लंबी लाइन ले जाएं जो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों से गुजर रही हो। अब मैं इन सब एक्सपेंसेस का सम करूँगा, इनको ऐड करूँगा, तो इनको ऐड करके मेरे पास अमाउंट आती है 79,900। अब मैंने इसको ब्रैकेट में ले लेना है। क्यों बेटा ब्रैकेट में ले लेना है? क्योंकि ये मेरे टोटल एक्सपेंसेस आए हैं 79,900। अब मैंने देखे ना एक्सपेंसेस के पीछे क्या लिखा हुआ था, लेस, तो इसीलिए इनको हमने लेस लिखा है। देखें आपने अदर इनकम के पीछे लिखा हुआ था ऐड, तो देखें ये 1200 के साथ हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, तो हमने जो अमाउंट माइनस करनी होती है उसके साथ हम पैरेंथेसिस या ब्रैकेट लगा देते हैं। सो दिस इज़ गुड। चलें आगे चलते हैं जी। तो अगर हम फॉर्मेट को देखें बेटा, तो फॉर्मेट के मुताबिक हमने एक्सपेंसेस सारे लिस्ट आउट कर लिए, सारे ऐड करके यहाँ लिख लिए। ओके, तो अब हम लास्ट लाइन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट पे पहुँच जाए हैं जिसमें हमने प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालना है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कैसे निकालेंगे जी? ओके, अब अगर आप आ जाएं तो देखिए बेटा, एक ये लंबी लाइन आपने खींची है और एक ये लाइन है, इसके बीच में देखें आउटर कॉलम में अगर आप आ जाएं तो ये तीन अमाउंट्स हमें नज़र आ रही हैं। 1,02,000 जो है ग्रॉस प्रॉफिट है, 1200 आपकी अदर इनकम है, 79,900 आपके एक्सपेंसेस हैं।
तो बेटा मैं क्या करूँगा, ये पॉजिटिव अमाउंट जो हैं ये दोनों ऐड कर दूंगा और ये जो ब्रैकेट में अमाउंट है इसको माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास जो आएगी अमाउंट वो आ जाएगी 21,500। यस, तो मेरे पास बेटा ये क्या आ गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। वेरी गुड, हमारी इनकम स्टेटमेंट जो है बेटा बन गई है। मैं इसके साथ ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, सो दिस इज गुड, हमारी इनकम स्टेटमेंट बेटा बन गई है। तो बिलीव मी ये 10 मार्क्स आपको दे देगी अगर आपको इनकम स्टेटमेंट सही बनाने आती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो अपने नोट्स के ऊपर। ओके जी, डन। ओके बेटा, तो अगर देखें तो हमारा टॉपिक चल रहा है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल ट्रेडर। दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनानी होती हैं। एक आपकी बेटा होती है इनकम स्टेटमेंट जो कि मैचिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू बनती है, जिसमें हम इनकम और एक्सपेंसेस को मैच करते हैं। इसके दो सेक्शंस होते हैं, सेल से लेके ग्रॉस प्रॉफिट तक का जो सेक्शन है वो ट्रेडिंग सेक्शन है। तो चलें, अब हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो ग्रॉस प्रॉफिट तक का जो सेक्शन है बेटा, दिस इज़ ट्रेडिंग सेक्शन, ठीक है, ये ट्रेडिंग सेक्शन है। और यहाँ से नीचे ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे यहाँ से यहाँ तक का जो सेक्शन आपके पास आ रहा है बेटा, ये हमारा प्रॉफिट और लॉस सेक्शन आता है। आई होप सो आपको समझ आ रही है, ठीक है। ओके जी, अच्छा बेटा, अब जो दूसरी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है सोल ट्रेडर की ईयर एंड पे ही, वो है बेटा हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो इफ़ वी सी, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट है। देखें, अकाउंटिंग में हम 5 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम, कैपिटल और एक्सपेंसेस। अब ट्रायल बैलेंस में से इनकम और एक्सपेंसेस हमने पिक कर ली हैं, ले ली हैं, और इनकम और एक्सपेंसेस से हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई है। तो 5 में से 2 एलिमेंट्स चले गए, अब 3 एलिमेंट्स रह गए हैं। वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? वो हैं एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल। तो एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल से हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। तो इसकी हेडिंग आप देख लें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है एज एट 31 दिसंबर 2016। एज एट का मतलब ये होगा कि ये उस लास्ट डे की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, जबकि इनकम स्टेटमेंट के साथ क्या लिखा हुआ था? फॉर द ईयर एंडेड। तो इनकम स्टेटमेंट पूरे साल के लिए बनती है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लास्ट डे ऑफ द ईयर की होती है। और लास्ट डे ऑफ द ईयर यहाँ पे फॉर्मेट में क्या है? 31 दिसंबर। चलिए बेटा, ये फॉर्मेट है, इसमें हमने पहले एसेट्स को लेना है। पहले नॉन करेंट एसेट्स लेंगे और उनको आउटर वाले कॉलम में लिखेंगे। नॉन करेंट एसेट्स वो हैं जो लॉन्ग लाइफ एसेट्स होते हैं, जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। उसके देखिए आप सैम्पल्स देख लें, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, गुडविल वगैरह। अब नॉन करेंट एसेट में पहला वो एसेट लिखेंगे जिसकी लाइफ सबसे ज़्यादा है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, इनकी लाइफ सबसे ज़्यादा होती है। फिर बेटा करंट एसेट्स आ जाएंगे। करंट एसेट्स में 5 चीज़ें आती हैं, उनको हमने पहले फर्स्ट कॉलम में लिखना है और उनका सम जो है वो बाहर वाले कॉलम में लिख देना है। फिर सारे एसेट्स को टोटल करना है, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल ऑफ एसेट्स। फिर उसके बाद कैपिटल आ जाएगा। कैपिटल अगर देखें तो स्टार्ट ऑफ द ईयर पे आपको गिवन होगा, उसमें आप प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड करेंगे जो कि इनकम स्टेटमेंट से आ रहा होगा। फिर उसमें से ड्राइंग्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये कैपिटल आ जाएगा। फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज़ लेंगे, उसमें एक ही चीज़ आ जाएगी, बैंक लोन। ये आपने इसका नाम पूरा लिखना है, 12% बैंक लोन, 10% बैंक लोन, नाम पूरा लिखें। तो लोन की ओरिजिनल अमाउंट हमने यहाँ लिखनी है। फिर एंड में बेटा करंट लायबिलिटीज़ आ जाती हैं, वो 3 हैं, ट्रेड पेएबल्स, अदर पेएबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। इनको हम फर्स्ट कॉलम में ऐड करके बाहर ले जाएंगे। फिर बेटा फाइनली हम कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़, इन तीनों का सम करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। तो टोटल ऑफ एसेट्स अगर 1 लाख आ रहे हैं तो टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ भी 1 लाख आने चाहिए। सो दिस इज़ द फॉर्मेट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम इसको फॉलो करते हुए अब हम वो एंड्रयू स्मिथ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा, ये एंड्रयू स्मिथ वाला क्वेश्चन था। इसमें अगर आप देखें तो जो चीज़ें इनकम स्टेटमेंट में आ रही थी वो हमने ले ली। अब मैं ये करता हूँ कि जो चीज़ें हमने इनकम स्टेटमेंट में ले ली हैं उनको मैं थोड़ा सा उनका कलर चेंज कर देता हूँ, ताकि हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो चीज़ें लेनी हैं उनको पिक करना क्या हो जाए, आसान हो जाए।
तो बेटा देखें ये सब चीज़ें जो हैं वो हम ले चुके हैं। आप क्वेश्चन करें, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें आप इनको टिक लगा दिया करें यहाँ पीछे। टिक लगाने से ये होता है आपको पता चल जाता है कि आपने कौन सी चीज़ ले ली है और कौन सी चीज़ नहीं ली। ओके बेटा, तो अब अगर आप देखें तो ये जो ब्लू वाली चीज़ें हैं, जो ब्लू वाले आइटम्स हैं वो हम ले चुके हैं, और ये जो ब्लैक वाले आइटम्स हैं ये हमने नहीं लिए, ब्लैक जो कलर में लिखा हुआ है। अब इनसे हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। तो अगर आप देखें तो थोड़े से आइटम्स रह गए। चलिए बेटा अब चलते हैं एंड्रयू स्मिथ की हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। तो अगर हम हेडिंग पे आ जाएं तो पहली हेडिंग बेटा कौन सी होती है, नॉन करंट एसेट्स की, ठीक है। ओके, नॉन करंट एसेट्स हमने सबसे पहले लेने हैं। तो नॉन करंट एसेट्स में अगर हम फॉर्मेट देखें तो लैंड, बिल्डिंग, मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर वगैरह लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास देखो एक इक्विपमेंट आ रहा है 40,000 का और एक मोटर व्हीकल्स आ रही हैं 22,000। तो ये मैं ले लेता हूँ। तो जो आइटम्स मैं ले लूँगा बेटा उसको मैं पिंक कर दूँगा ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। इक्विपमेंट 40,000 है और मोटर व्हीकल्स 22,000 है। तो नॉन करंट एसेट में आ जाएं बेटा और यहाँ पे लिखें इक्विपमेंट। जी, इक्विपमेंट बेटा आपके पास 40,000 के हैं, सॉरी नॉन करंट एसेट्स हैं, इनको बाहर लिखना होता है आउटर कॉलम में 40,000 के। ओके जी, सो इक्विपमेंट हमने लिख लिया। अब इसके बाद देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मोटर व्हीकल्स दिए हुए हैं 22,000 के। ओके, तो मोटर व्हीकल्स आ जाएंगी बेटा यहाँ पे 22,000 की, इनको भी हमने बेटा आउटर कॉलम में ले लिया। इसके अलावा अगर आप देखो तो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर वो नहीं दी हुई इस क्वेश्चन में। ऐसे ही होता है, आपको 2 या 3 नॉन करंट एसेट्स दिए होते हैं, गुडविल भी नहीं दी हुई, लाइसेंस वगैरह भी नहीं दिया हुआ, तो वो रेयर आइटम्स होते हैं। फिर बेटा हमारे पास फॉर्मेट को अगर देखें तो करंट एसेट्स आ रहे हैं। तो करंट एसेट्स में आपने सीक्वेंस याद रखना है। करंट एसेट्स को हम लिक्विडिटी ऑर्डर पे लिखते हैं। वो चीज़ जो सबसे देर में कन्वर्ट होगी कैश में वो पहले लिखेंगे। तो हमारे पास जो पहला करंट एसेट होता है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की डेट आ जाएगी इन्वेंट्री एट 30 जून 2004। फिर बेटा हमने लेने हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। फिर हमने लेने हैं अदर रिसीवेबल्स। ये सीक्वेंस है, करंट एसेट्स का सीक्वेंस छेड़ना नहीं है। ये ना हो कि आप ट्रेड रिसीवेबल्स पहले लिख लें और इन्वेंट्री बाद में लिख लें, ऐसा नहीं करना। जिस ऑर्डर में ये है इसी तरह इसको लिखना है। फिर है बेटा कैश एट बैंक और फिर आ जाएगा कैश इन हैंड। डन। चलें अब हम इनकी ज़रा अमाउंट्स उठा लेते हैं। हमें पहले चाहिए क्लोजिंग इन्वेंट्री की अमाउंट। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा ये आ रही है 48,500 की आ रही है। तो जल्दी से जाते हैं और यहाँ लिखते हैं 48,500। फिर हमें चाहिए ट्रेड रिसीवेबल्स। तो क्वेश्चन में देखें ट्रेड रिसीवेबल्स। अब देखो ये रिसीवेबल्स और पेएबल्स एक साथ दिए हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल्स एसेट होते हैं तो वो डेबिट साइड पे आपको मिलेंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल्स वैसे भी पहले लिखे हुए हैं तो वो पहली अमाउंट आप ले लीजिए 25,000। तो दिस इज़ 25,000, ये हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए। अदर रिसीवेबल्स देखें, अदर रिसीवेबल्स इस क्वेश्चन में हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो अगर अदर रिसीवेबल्स नहीं दिए हुए तो आप लिखें ही ना, अदर रिसीवेबल्स का नाम ही ना लिखें। लेकिन ये क्योंकि प्रैक्टिस हम कर रहे हैं इसलिए हमें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। फिर बेटा मुझे चाहिए कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक देखें ये दिया हुआ है 7,800 का दिया हुआ है, तो ये भी मैं ले लेता हूँ जी। तो ये 7,800 का कैश एट बैंक। अब लास्ट मुझे क्या चीज़ चाहिए, कैश इन हैंड। ओके बेटा, तो इफ़ वी सी कैश इन हैंड हमारे पास ये आ रहा है $600 का आ रहा है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और $600 लिख लेंगे। नीचे क्वेश्चन में जाते हैं जहाँ आप सोल्यूशन लिख रहे हैं, 600 ही आ गए। ओके बेटा, अब अगर आप देखो तो एसेट्स वाली जितने भी आइटम थे वो हमने ले लिए हैं। चले इनका टोटल करते हैं और आगे चलते हैं। अब ठीक है जी बेटा, तो टोटल करते वक्त जो लास्ट करंट एसेट आपने लिखा है इसके नीचे एक लाइन आप लगाएंगे। दोनों कॉलम्स के अंदर ये अमाउंट के नीचे लाइन आनी चाहिए। अब करंट एसेट जो ये बेटा ये 4 हमें दिए हुए, इनका हमने सम करना है, इनको ऐड करना है,
तो इनको ऐड करने से हमारे पास जो बेटा आ रहा है दैट इज़ 81,900। गुड। तो ये दो हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं और ये करंट एसेट्स का टोटल है। तो अब अगर हम इन तीनों को ऐड कर ले तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। तो बेटा वो टोटल एसेट्स बनते हैं 1,43,900। ठीक है, तो आप इसके पीछे लिख लें टोटल ऑफ एसेट्स। ओके, तो अगर आप देखो तो आपकी SOFP हाफ बना लिया आपने, आधी SOFP बेटा आपने बना ली है। ठीक है, चल ठीक है। और जो टोटल आपने निकाला है ना बेटा, इसके नीचे डबल लाइन लगा दिया करें। अब जो 143,900 आपके पास आया है, इसके नीचे डबल लाइन लगा दें। इट विल बी लाइक दिस। बिल्कुल ठीक। चलें जी, अब अगर आप देखो तो आपने एसेट्स वाला सेक्शन बना लिया है। अब फॉर्मेट में अगर हम देखें तो क्या करना है जी, ओके जी, यहाँ तक हम पहुँच आए हैं टोटल एसेट्स तक। अब बेटा हमने पहले कैपिटल लेना है, कैपिटल का बैलेंस, फिर प्रॉफिट, फिर ड्राइंग्स। ओके, चले लेते हैं। अच्छा जी, अगर हम सोल्यूशन में वापस आ जाएं तो अब जो हम बेटा पहली हेडिंग देंगे डेट वुड बी ऑफ कैपिटल। ओके, तो अब हमने कैपिटल को लिखना है जी। तो कैपिटल में अगर हम फॉर्मेट को देखें तो सबसे पहले हमने लिखना होता है ओपनिंग बैलेंस। तो हम लिखेंगे बैलेंस एट 1 जुलाई 2003। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो कैपिटल हमें यहाँ दिया हुआ है, देखो ड्राइंग्स एंड कैपिटल ये इकट्ठे दिए हुए हैं। तो कैपिटल राइट साइड पे लिखा हुआ है, तो राइट साइड से अमाउंट उठा लें 143,000। क्वेश्चन में इसके साथ लिखा होगा कैपिटल एट स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो 143,000 आप लिखें। तो ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल दिया होता है वो स्टार्ट ऑफ द ईयर का दिया होता है, तो 143,000 ये आपका बेटा कैपिटल आ गया। अब फॉर्मेट में देखें तो हमने इसमें ऐड करना है क्या, प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर मतलब नेट प्रॉफिट। तो वो जो नेट प्रॉफिट है वो हमें कहाँ से पता चलेगा, वो हमें क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ था। नेट प्रॉफिट बेटा आपको इनकम स्टेटमेंट से पता चलेगा। देखो ये आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई है, इसमें देखिए लास्ट लाइन में प्रॉफिट फॉर द ईयर जिसको आप नेट प्रॉफिट बोलते हो। ठीक है, तो 21,500 आ रहा है। ओके बेटा, वैसे एक चीज़ रह गई थी, ये जो नेट प्रॉफिट होता है इसके नीचे भी आपको डबल लाइन लगानी होती है। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, 21,500। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और लिखते हैं 21,500, दिस इज़ अवर प्रॉफिट फॉर द ईयर। फॉर्मेट में देखें तो अब हमने इसमें से चीज़ लेस करनी है बेटा, ड्राइंग्स। ओके, तो ड्राइंग्स अगर आप देखें क्वेश्चन में जाके तो यस यहाँ पे हमें ड्राइंग्स दी हुई देखो 44,500 की, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये बताया गया था कि $100 की ड्राइंग्स और हुई थी जो हम रिकॉर्ड नहीं कर सके। तो 44,500 की ड्राइंग्स में ये जो 100 की एडिशनल ड्राइंग्स हैं ये भी ऐड करेंगे। ओके, तो बेटा यहाँ पे हम लिखते हैं 44,500, इसमें आप $100 की ड्राइंग्स बेटा ऐड कर दें, तो ये ड्राइंग्स आ जाएंगी आपके पास 44,600। डन। अगर आप देखो तो कैपिटल का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है बेटा, जब आपने कैपिटल के अंदर ये तीन चीज़ें लिख ली हैं तो इनका सम करके बाहर लिख देंगे। तो मैं ये कर रहा हूँ 143,000 प्लस 21,500 माइनस 44,600, ये जो अमाउंट आएगी वो मैं यहाँ लिखूँगा। तो बेटा वो अमाउंट आती है ये। ओके, चलिए बेटा, अब कैपिटल हमने ले लिया है, अब हमें चाहिए नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो 1 साल से ज़्यादा अरसे के बाद पे करनी होती हैं। नॉर्मली वो बैंक लोन ही आपको दिया होगा सोल ट्रेडर वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ देखें ये बैंक लोन जो है 6% बेटा ये हमने लेना है 10,000 का है। ठीक है, तो नाम हमने इसका पूरा लिखना है। अब हम इधर लिखेंगे 6% बैंक जी, बैंक लोन, तो 10,000 का है। ये बेटा आपने बाहर वाले कॉलम में लेना है। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मेरे पास फॉर्मेट है। ये देखो बेटा बैंक लोन जो था वो बाहर लिखना था, इसकी अमाउंट हमने यहाँ बाहर वाले कॉलम में लिखनी है। ओके, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हमने ले ली हैं। अब हमें चाहिए करंट लाइबिलिटीज़, उसमें 3 चीज़ें आती हैं। ओके, तो करंट लाइबिलिटीज़ में अगर आप देखें तो अब हम पहले हेडिंग देंगे। ओके जी, तो यहाँ पे अब हम हेडिंग दे देते हैं करंट
लाइबिलिटीज़। ओके, करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो हमने विद इन 1 ईयर पे करनी है, जिनको हमने 12 महीने के अंदर अंदर पे करना है, वापस करना है, दैट इज़ योर करंट लाइबिलिटी। अच्छा बेटा, करंट लाइबिलिटीज़ में अगर आप देखो तो पहली चीज़ जो आएगी वो ट्रेड पेबल्स आएंगे, फिर बेटा आएंगे अदर पेबल्स, ये सीक्वेंस है, ऑर्डर है, इसको ख़राब नहीं करना, और आखिर में जो चीज़ आएगी वो आपके पास आएगी बैंक ओवरड्राफ्ट। सो करंट एसेट्स में 5 चीज़ें होती हैं जिनका ऑर्डर ये है, जिसमें पहली चीज़ इन्वेंट्री होती है और आखिरी चीज़ कैश इन हैंड होता है। करंट लाइबिलिटीज़ में 3 चीज़ें होती हैं, पहली चीज़ ट्रेड पेएबल होती है और आखिरी चीज़ बैंक ओवरड्राफ्ट होती है। जहाँ ट्रेड पेएबल्स आएंगे उनके साथ ही अदर पेएबल्स भी आ जाएंगे। जैसे देखो करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स आए थे तो उनके साथ अदर रिसीवेबल्स भी आ जाएंगे। चलिए बेटा, अब मुझे चाहिए ट्रेड पेएबल्स, अदर पेएबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, एंड्रयू स्मिथ वाला क्वेश्चन है। देखते हैं जी हमारे पास वहाँ पे क्या अमाउंट्स आ रही हैं। सो बेटा अगर हम देखें तो ये देखें, ये ट्रेड पेएबल, ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेएबल्स दिए हुए हैं। ट्रेड पेएबल्स देखो राइट साइड पे लिखे हुए हैं, राइट साइड मतलब क्रेडिट साइड लाइबिलिटी होती है ना ये, तो ट्रेड पेएबल्स लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड पे मिलेंगे। $14,000 हमें दिए हुए। ओके, क्वेश्चन बस ख़त्म होने वाला है। तो बेटा 14,000 के ट्रेड पेएबल्स आ गए। अब अदर पेएबल्स हमें इस क्वेश्चन में नहीं दिए हुए, अदर रिसीवेबल्स भी नहीं दिए हुए थे और अदर पेएबल्स भी नहीं दिए हुए थे। तो फुल फॉर्मेट को फॉलो करते हुए मैंने वैसे लिख लिए हैं ताकि हमें याद रहे। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, देखें इस क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट भी नहीं दिया हुआ, कैश एट बैंक दिया हुआ था जी, ये याद रखें। या तो क्वेश्चन में कैश एट बैंक दिया होगा, वो करंट एसेट्स में आ जाएगा, या क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होगा तो वो करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन में कैश एट बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों नहीं दिए होंगे। अच्छा, एक और बात, समटाइम्स खाली बैंक लिखा होता है और उसकी अमाउंट क्रेडिट साइड पे लिखी होती है, राइट साइड पे लिखी होती है, तो वो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। अगर ट्रायल बैलेंस में बैंक की अमाउंट क्रेडिट साइड पे लिखी हुई है तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो आपका कैश एट बैंक नहीं है। ओके, तो हम बात ये कर रहे थे कि इस क्वेश्चन में हमें ट्रेड पेएबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिए हुए, सो हमारी ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। चलें इसको कंप्लीट करते हैं। तो बेटा जो आखिरी करंट लाइबिलिटी है उसके नीचे आपने अमाउंट में लंबी लाइन खींचनी है जो कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों से गुजर के जाए। तो 14,000 में आप 0 ऐड करेंगे तो आपके पास 14,000 ही आ जाएगा। डन, वेरी गुड। तो वी आर एट द एंड ऑफ लाइक मेकिंग SOFP। तो हमारे पास जो कैपिटल आया बेटा वो ये आया, ये कैपिटल का टोटल है, ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल है, ये करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल है। अब हम इन तीनों को ऐड कर दें, ठीक है। आप देखें डबल लाइन जो लगी हुई है इससे ऊपर नहीं देखना आपने, इससे नीचे देखना है। ये जो डबल लाइन लगी हुई है इससे नीचे देखें, ये 3 अमाउंट्स हैं, तीनों पॉजिटिव हैं, तो आप इन तीनों को ऐड कर दें। ओके, अब हम देखते हैं इनको ऐड करके क्या आता है। जी बेटा, इनको ऐड करके वही आता है। तो अगर देखें तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया। सो दिस इज टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज। तो अगर आप देखें तो ये हमारा सेम आ रहा है। एसेट्स का जो सम है, एसेट्स का जो टोटल है वो इक्वल आ रहा है बेटा टोटल ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल के। सो दिस इज़ वेरी गुड, हमने ये क्वेश्चन सही सॉल्व कर लिया है। ओके, चलिए बेटा मैं थोड़ा सा इसको डिस्प्ले करता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। जी बेटा, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। छोटा करता हूँ। ओके, तो अगर आप देखो तो इस तरफ ये इनकम स्टेटमेंट आ गई आपकी और इस तरफ ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आ गई। ये लेफ़्ट साइड पे जो इनकम स्टेटमेंट है इसका प्रॉफिट फॉर द ईयर था 21,500, जो कि हमने यहाँ कैपिटल में बाद में जाके लिखा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं पिंक कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। जी, तो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक आपने इनकम स्टेटमेंट नहीं बना ली। और इनकम स्टेटमेंट में अगर आपने गलती की है तो प्रॉफिट फॉर द ईयर गलत आएगा, जो यहाँ पे ऐड होगा तो फिर वो टोटल ऑफ एसेट्स और टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ दोनों बराबर नहीं आएंगे। ओके, एक चीज़ रह गई है, वो ये है बेटा कि ये जो आपने टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ लिखा है ना 143,900 का, इसके नीचे भी आपको डबल लाइन लगानी चाहिए, तो वो हम डबल लाइन यहाँ पे लगा देते हैं। गुड, चलें जी, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच बेटा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें,
रजिस्टर पे, पेजेस पे लाइंस लगा के उसको बार बार इसको सॉल्व करें। ये फॉर्मेट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद हो जाएगा, फिर SOFP है उसका भी फॉर्मेट आपको याद करना है, लिख लिख के होगा ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। इसके अलावा जो नोट्स में क्वेश्चन है बेटा उनको भी प्रैक्टिस करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बेटा, अल्लाह हाफिज़।